हेलो दोस्तों, मन्नू कुमार आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल मन्नू कुमार केमिस्ट्री क्लासेस पे स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर नंबर 6 लेके आए हैं। अगर आप लोग को आज का क्लास पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और जो भी दोस्त अपने चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की क्लास शुरुआत कर रहे हैं। पीछे क्लास में फैराडे फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ शुरुआत कर दिए थे। पीछे क्लास में फैराडे फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ शुरुआत कर दिए थे, बता दिए थे। उस पर कुछ प्रॉब्लम नहीं बताए थे, प्रॉब्लम मात्र एक बताए थे। तो आज उससे आगे की प्रॉब्लम शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए ठीक है, जिन लोगों ने अभी तक जवाब दिया है उनका सही है। कई लोग बी जवाब दिए हैं, वैसे आंसर बी ही इसका करेक्ट है। और जानकारी के लिए कि ये जेईई मेन 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ये पूछा हुआ क्वेश्चन था। क्या? तो ध्यान दीजिए, 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ CuSO4, द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड इज। ध्यान दो, 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ CuSO4, द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड। यानी आपसे पूछ रहा है कॉपर का क्या मास डिपॉजिट होगा, वेट ऑफ कॉपर चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी पास किया 2 फैराडे का, यानी 2 फैराडे चार्ज लगाया 2 फैराडे का। तो बोलेंगे फ्रॉम फैराडे फर्स्ट लॉ। तो फैराडे साहब का फर्स्ट लॉ क्या है? W बराबर E/F इंटू CT और Q बराबर क्या होता है? CT। तो यही Q तो चार्ज है, जो चार्ज दिया है 2 फैराडे, यानी W बराबर E/F इंटू CT के जगह पर Q डाल सकते हैं, क्योंकि करंट और टाइम नहीं देके डायरेक्ट ये चार्ज दिया। करंट और टाइम ना देके डायरेक्ट ये चार्ज दिया है। तो जब ये डायरेक्ट चार्ज दिया है तो हम लोग Q के जगह पर लगा देंगे 2 फैराडे। और ये CuSO4 का सॉल्यूशन था, यानी इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहा था। तो CuSO4 इलेक्ट्रोलाइसिस करेगा तो क्या देगा? Cu2+ और SO4 2-। ये Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu में आया होगा कैथोड पर। यानी इक्विवेलेंट वेट अगर पूछेगा Cu2+ का तो मोलिकुलर वेट ऑफ Cu2+ बटे n फैक्टर। तो मोलिकुलर वेट कॉपर का हो जाएगा 63.5 और n फैक्टर कितना? 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो n फैक्टर 2 हो गया। जितना इलेक्ट्रॉन गेन करे या लॉस करे वही n फैक्टर होता है। तो Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया मतलब n फैक्टर 2। तो अब जरा गौर करो, फैराडे फर्स्ट लॉ में लगा देंगे E/F, तो E के जगह पर M/N बोलेंगे। बताए थे पीछे क्लास में फैराडे फर्स्ट लॉ में कि E बराबर M/N। तो बाबू M कितना हुआ? 63.5 बटे N कितना हुआ? 2। ठीक, तो ये हुआ E के जगह पर M/N दिए इंटू फैराडे कांस्टेंट कितना? तो 96,500। बताए थे फैराडे कांस्टेंट पीछे क्लास में कि फैराडे कांस्टेंट कितना होता है? 96,500। चार्ज कितना है? तो चार्ज है इसका 2 फैराडे का। तो 2 फैराडे मतलब 2 गुना 96,500। तो देखिए 96,500 96,500 कैंसिल, 2 कैंसिल, यानी W बराबर कितना? 63.5 ग्राम। एक सिंपल सा सवाल दिया था कि 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास कराया गया CuSO4 सॉल्यूशन से, तो बोला गया मास ऑफ कॉपर कितना डिपॉजिटेड होगा कैथोड पे। कैथोड पर कितना मास? तो कैथोड पे कॉपर का मास कितना डिपॉजिट होगा? 63.5 63.5 ग्राम कॉपर डिपॉजिटेड होगा। कहां पे? कैथोड पे। तो फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो लोग समझे हैं वो बताएंगे चैट करके कि हम लोग समझे हैं। फटाफट अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड when 5 एम्पियर current is used for 1 hour to electrolyzed CuSO4 solution। ऑप्शन ए 4.2 ग्राम, बी 5.8 ग्राम, सी
7.6 ग्राम, डी 9.6 ग्राम। क्या आप लोग व्हाट्सएप कर रहे हैं बार बार? बनाइए, जिनको नहीं बन रहा वो सीखिए। अमाउंट ऑफ कॉपर बोल रहा है, मतलब क्या? कॉपर का वेट, WCU आपसे पूछा जा रहा है, वेट कॉपर का पूछा जा रहा है। कब? तो बोलता है जब 5 एम्पियर का करंट कितना? 5 एम्पियर का। 5 एम्पियर का करंट कितना देर के लिए? 1 आवर के लिए। टाइम दिया है 1 आवर। इलेक्ट्रोलाइज किया है किस सॉल्यूशन में? तो CuSO4 सॉल्यूशन में। मतलब दिमाग में सोचो, इलेक्ट्रोलाइसिस CuSO4 सबका सिखाए हैं, इस सबको बार बार सीखने का जरूरत नहीं है। दिमाग में सोच करो, ये माइनस ये प्लस, ये इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस रहा होगा, ये CuSO4 रहा होगा, ये टूट गया होगा, SO4 2 माइनस और ये Cu2 प्लस, ये कैथोड रहा होगा और ये एनोड। बताएं पहले से कि प्लस वाला एनोड, माइनस वाला कैथोड। कैथोड पे रिडक्शन हुआ होगा, यानी इलेक्ट्रॉन गेन हुआ होगा, तो ये Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu हुआ होगा। तो यही वेट चाहिए कॉपर का कैथोड पे, ठीक, जब इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ CuSO4 का। तो हम लोग बोलेंगे फ्रॉम फैराडे फर्स्ट लॉ से, फ्रॉम फैराडेज फर्स्ट लॉ। तो फैराडे फर्स्ट लॉ के अनुसार करंट होना चाहिए एम्पियर में, है, टाइम होना चाहिए सेकंड में, तो टाइम 1 आवर है, तो इसको सेकंड में चेंज कर देंगे। तो सोचो 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 1 घंटा में कितना? तो 60 × 60 सेकंड, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 मिनट बराबर 1 घंटा। तो अगर 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 2 मिनट में 2 गुना 60, 3 मिनट में 3 गुना 60, तो 60 मिनट में कितना? 60 गुना 60 सेकंड। तो बोलेंगे फ्रॉम फैराडे फर्स्ट लॉ से W बराबर E/F × CT, इस बार CT रहेगा क्योंकि करंट भी है टाइम भी है, और W बराबर E के जगह पर M/N × F × CT। इक्विवेलेंट वेट निकाल देंगे कॉपर का, तो यहाँ देख लो इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cu2 प्लस बराबर क्या? मोलिकुलर वेट ऑफ Cu2 प्लस बटे चार्ज इसका N। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cu2 प्लस मोलिकुलर वेट कॉपर 2 प्लस का 63.5 बटे चार्ज कितना का? 2 का, यानी M/N के जगह पर 63.5 बटे 2 इंटू फेराडे कॉन्स्टेंट 96,500 इंटू करंट कितना? 5 एम्पियर का, टाइम कितना? 60 गुना 60। इस सब को सॉल्व कर लोगे तो यह आ जाएगा वेट 5.8 ग्राम के आसपास, यानी करेक्ट आंसर होगा बी। करेक्ट आंसर होगा बी। अगर सारे लोग समझे हो तो चैट करके बताओगे। फटाफट स्क्रीनशॉट गए तो एक जेई का क्वेश्चन दे रहा हूं। एक जेई का क्वेश्चन है, आज के क्लास का तीसरा क्वेश्चन, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट एक्वस NaCl solution was carried out by passing by passing 10 milliampere current. The time required to liberate 0.01 mole
of H2 gas at cathode is ऑप्शन ए 9.65 into 10 to the power 4 second, B 19.3 into 10 to the power 4 second, C 28.95 into 10 to the power 9 second, D 38.6 into 10 to the power 4 second। चलिए देखिए ये क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, ध्यान से पढ़ के बनाइए फटाफट सारे लोग, जिन लोगों को बन रहा है बनाइए पहले। मैं क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ देता हूं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट एक्वस NaCl solution was carried out by passing 10 milliampere current. The time required to liberate 0.01 mole of H2 gas at cathode is, मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहा था डाइल्यूट एक्वस NaCl का। ध्यान देना, अगर थ्योरी क्लास ठीक से कर रहे हो, सारे लेक्चर को ध्यान से समझे हो, ध्यान से सुने हो तो मजा आ जाएगा। जेई का क्वेश्चन है, जेई 2008 में पूछा हुआ था। पहले जेई एडवांस जो था वो अलग था, आईटी अलग था, मेन अलग था, तो ये आईटी का क्वेश्चन था 2008 में। तो इलेक्ट्रोलाइसिस किया था डाइल्यूट एक्वस NaCl का, मैंने भी पढ़ाया आपको डाइल्यूट एक्वस NaCl में। डाइल्यूट का एक स्पेशल केस दिए थे कि जब डाइल्यूट होता है उसका मतलब ये हुआ कि वहां पर वाटर ज्यादा है और सॉल्यूट कम है, यानी इलेक्ट्रोलाइट कम है, यानी यहां पर वाटर ज्यादा है, NaCl कम है। डाइल्यूट एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस कराया 10 मिली एम्पियर करंट से, तो टाइम रिक्वायर्ड पूछ रहा था 0.01 मोल H2 गैस को डिपॉजिट होने के लिए, कि 0.01 मोल H2 गैस कैथोड पर जो डिपॉजिट हुआ था वो कितना देर में, 0.01 मोल H2 गैस, यानी सोचो नंबर ऑफ मोल दिया था H2 का, नंबर ऑफ मोल H2 का कितना था 0.01 था। तो जरा ध्यान दो, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 बराबर वेट ऑफ H2 बाय मोलिकुलर वेट ऑफ H2। ध्यान देना, पहले समझो। तो नंबर ऑफ मोल H2 का कितना है 0.01 बराबर वेट ऑफ H2 निकाल लेंगे बाय मोलिकुलर वेट H2 का 2, तो वेट ऑफ H2 बराबर 0.01 इंटू 2, यानी WH2 बराबर कितना 0.02 ग्राम। वेट ऑफ H2 आ गया 0.02 ग्राम। हमें समझना इस बातों को है। क्या बोलिएगा कि सर आप ऐसा क्यों कर रहे थे? तो हमें टाइम निकालना था। हम यूज करते, ध्यान दो, बोलते फ्रॉम फैराडे फर्स्ट लॉ से, ये मत बोलना कि आप कैसे बता दिए अपने हिसाब से। हमने कैसे ये कंसेप्ट लगाया वो सीखो। फ्रॉम फैराडे फर्स्ट लॉ, W बराबर E बाई एफ इंटू सी टी, तो W बराबर E के जगह पर M बाई एन इंटू एफ इंटू सी टी। तो बेटा ये ध्यान दो, हमें वेट नहीं पता था, हमें H2 का वेट नहीं पता था। अगर H2 का वेट पता रहता तो टाइम निकाल लेते। फिर से समझो मेरी बातों को, हमें टाइम निकालना था। क्वेश्चन में क्वेश्चन बोल रहा था द टाइम रिक्वायर्ड टू लिबरेट 0.01 मोल ऑफ H2 गैस, हमसे पूछ रहा था टाइम। तो टाइम पता होने के लिए एक इक्वेशन में एक ही अननोन हो तभी निकाला जा सकता है। तो ये एक इक्वेशन में यहाँ दो गो अननोन चल रहा था, वेट भी नहीं था, टाइम भी नहीं था। लेकिन वेट नहीं था तो वेट के बदला में वो H2 का नंबर ऑफ मोल दे दिया था। नंबर ऑफ मोल H2 का कितना था 0.01 मोल। तो हम सोचे कि हम लोग तो नंबर ऑफ मोल से वेट निकाल सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ मोल बराबर होता है वेट बाय मोलिकुलर वेट। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 बराबर वेट ऑफ H2 बटे मोलिकुलर वेट ऑफ H2। तो अब सोचो वेट ऑफ H2 बराबर क्या लिख दिए, तो वेट ऑफ H2 बराबर नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 इंटू मोलिकुलर वेट H2 का। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 कितना हो गया 0.01, मोलिकुलर वेट 2 हो गया H2 का। तो WH2 बराबर 0.02 ग्राम, इसीलिए वेट निकाले। तो सोचो वेट आ गया 0.02। अब ध्यान दो, इक्विवेलेंट वेट E बराबर होता है M बाई एन, यही E के बदला में M बाई एन दिए हैं। तो इक्विवेलेंट वेट H2 का, तो मोलिकुलर वेट ऑफ H2, तो ध्यान दो इक्विवेलेंट वेट H एक एलिमेंट है, तो मोलिकुलर वेट ऑफ H2 बटे n फैक्टर, तो 2 बाई 2 बराबर 1 हो गया। ठीक है, 2 बाई 2 n फैक्टर 2 हो गया, क्योंकि एक H प्लस, ध्यान दो, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 2H प्लस कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 में जाएगा। एक H प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके जाएगा H2 में, तो ये H2 हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन, n फैक्टर 2 हो गया, तो 2 बाई 2 कितना हो गया 1। यानी सोचो m बाई n के बदला में डायरेक्ट में 1 दिया, m बाई n के बदला में डायरेक्ट 1 दिया। चाहो तो यहाँ पर
2/2 लिख दो, या नहीं तो 1 दे देगा तो डायरेक्ट हो जाएगा m/n के बदला में 1 इंटू करंट कितना है छोटू, करंट है 10 मिली एम्पियर। और सोचो फैराडे फर्स्ट लॉ में करंट होना चाहिए एम्पियर में और ये दिया है मिली एम्पियर में। तो याद करो, थोड़ा सा शॉर्ट वर्क बता रहा है। 1 मिली बराबर कितना, 10⁻³ 1 मिली बराबर, तो 1 मिली बराबर 10⁻³ तो अगर 10 मिली एम्पियर दिया, सोचो 10 मिली एम्पियर दिया, सीखो 10 मिली एम्पियर बराबर, तो 1 मिली बराबर 10⁻³ तो 10 मिली एम्पियर बराबर 10 इंटू 10⁻³ एम्पियर, यानी 10 मिली एम्पियर बराबर 10 इंटू 10⁻³ तो यहाँ करंट के जगह पर दिया 10 इंटू 10⁻³ इंटू टाइम निकालना है बट्टे फैराडे कांस्टेंट 96,500। तो अब सोचो, ध्यान दो, सीखो, हमें टाइम निकालना है तो टाइम बराबर 96,500 इंटू 0.02 बाय 10 इंटू 10⁻³ यही होना चाहिए। तो अब जरा गौर से देखो, t बराबर, ध्यान दो, ये दशमलव हटाएंगे तो ये 2 को 0 तो हट ही जाएगा, और ये 10⁻³ से 10 हटा दो तो ये हो गया 10⁻², तो ये 965 गुना 2, और ये 10⁻³ से 10 एगो हट गया तो 10⁻² नीचे में रहेगा, लेकिन ऊपर में जाएगा तो 10⁻² सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि फैराडे फर्स्ट लॉ में टाइम सेकंड में आना चाहिए, टाइम सेकंड में आया है। तो अब देखो 965 दूनी, तो 5 दूनी 10, 6 दूनी 18, 1 19, 9 दूनी 18, 6 दूनी 18, 19, 9 दूनी 18, 1 19 हो जाएगा ना, ये 5 दूनी 10, 6 दूनी 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 1 13, और 9 दूनी 18, 1 19, 1930 हो गया। इस पर डबल 0 दे दो, अब इतना सेकंड हो गया। अगर इसको लिखेंगे t बराबर तो 19.3 गुना 10 के पावर 4 सेकंड, ये टाइम आ गया कितना, 19.3 गुना 10 के पावर 4 सेकंड। इसका करेक्ट आंसर, यानी करेक्ट आंसर इसका हो गया बी, इसका करेक्ट आंसर हो गया बी। तो सारे लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, अगर समझे हो तो चैट करके बताओगे समझे हैं सर। ध्यान दो, परसेंटेज करंट इफिशियंसी, कई बार परसेंटेज करंट इफिशियंसी रिलेटेड सवाल पूछ देता है, अभी जस्ट बताएंगे परसेंटेज करंट इफिशियंसी का। ध्यान दो, तो परसेंटेज करंट इफिशियंसी बराबर होता क्या है, परसेंटेज करंट इफिशियंसी सीखो ध्यान देके। परसेंटेज करंट इफिशियंसी बराबर करंट यूटिलाइज्ड बाय करंट, ध्यान दो, परसेंटेज करंट इफिशियंसी, परसेंटेज करंट इफिशियंसी इक्वल टू होता है करंट यूटिलाइज्ड बाय करंट अप्लाइड इनटू 100। और ध्यान दो, इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर रहे हैं, तो करंट इफिशियंसी को दिखाते हैं ईटा से, करंट इफिशियंसी को दिखाते हैं किससे, ईटा से, तो ईटा परसेंट हो गया, क्योंकि परसेंटेज में दिखाना है। करंट इफिशियंसी को दिखाते हैं ईटा से, ये ईटा का सिंबल है, एन जैसे डालना उसको नीचे थोड़ा सा बढ़ा देना, एन जैसे डालना उसको नीचे थोड़ा सा बढ़ा देना, एन जैसे लिख के नीचे थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये ईटा परसेंटेज बराबर लिखेंगे, ध्यान दो, सी यूटिलाइज्ड बाय सी अप्लाइड इंटू 100, नहीं समझा होगा। ईटा परसेंट बराबर करंट यूटिलाइज्ड बाय करंट अप्लाइड इंटू 100। ईटा परसेंटेज मतलब क्या, परसेंटेज करंट इफिशियंसी, सी यूटिलाइज्ड मतलब करंट यूटिलाइज्ड, सी अप्लाइड मतलब करंट अप्लाइड। तो अगर कोई सी यूटिलाइज्ड पूछेगा कि करंट कितना यूटिलाइज्ड हुआ, तो करंट यूटिलाइज्ड सी यूटिलाइज्ड पूछेगा तो लिखेंगे सी अप्लाइड इंटू ईटा परसेंट बाय 100। सी यूटिलाइज्ड बराबर होता है करंट अप्लाइड इंटू ईटा परसेंट बाय 100। होता क्या है कि जितना सर्किट में करंट पास कराया गया, सारा का सारा करंट जो है वो काम ही नहीं आता है, कुछ करंट बेकार भी हो जाता है, वो कुछ करंट चार्ज प्रोड्यूस करने के दौरान करंट प्रोड्यूस करने का कुछ डेड कर जाता है, खराब हो जाता है, सारा का सारा करंट यूज ही नहीं होता है। तो जो जितना सर्किट में काम किया वही आएगा यूटिलाइज में, बाकी जो खराब हो गया उससे कोई यूज नहीं हो सकता है, इसीलिए करंट यूटिलाइज्ड हम लोग निकालते हैं। जैसे कोई मशीन लिया, सपोज करो कोई मशीन लिया, मान लो कोई जनरेटर सेट लिया, तो जनरेटर सेट में जितना तुम उससे करंट लोगे वो सारा का सारा करंट तुम्हारा यूज में नहीं आएगा, कुछ करंट जो है ना वो
तार से जो रनिंग करते रहता है करंट, इस दौरान बहुत सारा करंट उसका बेकार हो जाता है। सारा का सारा करंट वो सप्लाई करके वो बल्ब वगैरह में नहीं यूज कर देता है, कुछ करंट रास्ते में ही उसका डेड हो जाता है। तो अब अगर मान लो करंट अप्लाइड है वहां से 10 वोल्ट का, तो 10 का 10 वोल्ट करंट तुम यूज नहीं कर सकते हो। 10 वोल्ट में कभी कभी ऐसा रहेगा, मतलब मैक्सिमम टाइम ही ये होता है कि 10 वोल्ट अगर अप्लाई किया गया वहां से करंट, तो आप मैक्सिमम यूज कर सकते हो उसका 6 से 7 वोल्ट 8 वोल्ट, बाकी उसका डेड हो जाता है। जैसे आपके घर में स्टेबलाइजर रखा होगा, तो मान लो आप सोचते होंगे 5 kV का स्टेबलाइजर है, तो 5 kV अगर उस पर लोड दीजिएगा ना, तो स्टेबलाइजर आपका बैठ जाएगा, बंद हो जाएगा। सोचोगे 5 kV का है तो 5 kV यूज क्यों नहीं हुआ, केवी मतलब किलो वोल्ट हुआ, तो 5 किलो वोल्ट का तो 5 किलो वोल्ट यूज क्यों नहीं हुआ। तो कुछ उसका करंट खराब हो जाता है, डेड कर जाता है। 5 kV का है तो वो 4-4.25 kg तक का एक्चुअल लोड लेगा, बाकी अगर आप लोड दीजिएगा तो उसका स्टेबलाइजर का ट्रांसफार्मर उड़ जाएगा। तो वो 4.25 kg 4.5 kg तक मैक्सिमम लेगा, बाकी वो 0.5 kV वोल्ट जो है ना वो उसका डेड कर जाएगा। इसीलिए परसेंटेज करंट इफिशियंसी निकालते हैं और उसको दिखाते हैं ईटा परसेंट से, और ईटा परसेंट बराबर करंट यूटिलाइज बाय करंट अप्लाइड इनटू 100। तो अगर कोई पूछेगा किसी सर्किट से कितना करंट यूज हुआ, तो करंट यूटिलाइज बराबर करंट अप्लाइड इनटू ईटा परसेंट बाय 100। तो अब बोलेंगे छोटू फ्रॉम फैराडे फर्स्ट लॉ, फ्रॉम फैराडे फर्स्ट लॉ से बाबू, फैराडे फर्स्ट लॉ छोटू है क्या, ध्यान दो। तो फैराडे फर्स्ट लॉ है W बराबर E/F इंटू सी टी, डब्ल्यू बराबर E/F इंटू सी टी। तो W बराबर E/F, और C के जगह पर यहां देख दो, C के जगह पर क्या लिखना हो, C यूटिलाइज्ड इंटू टी। यानी ध्यान दो W बराबर E/F इंटू C के जगह पर C यूटिलाइज्ड इंटू टी। तो W बराबर E/F इंटू C यूटिलाइज्ड, तो C यूटिलाइज्ड के जगह पर क्या, तो C अप्लाइड इंटू ईटा परसेंट इंटू टी बाई 100। W बराबर E/F इंटू C अप्लाइड इंटू ईटा परसेंट इंटू टी बाई 100। तो इस फॉर्मूला से आप हमेशा करंट यूटिलाइज भी निकाल सकते हो, करंट अप्लाइड भी निकाल सकते हो, सारा कुछ निकल जाएगा जो निकालना चाहेंगे। तो फटाफट इस सारे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके रिलेटेड मैं न्यूमेरिकल अभी जस्ट करवा रहा हूं, और आज शाम में जो YouTube पर लाइव आएंगे उसमें और ज़्यादा इसको मैं फार्मूला को यूज करके सवाल बताऊंगा। तो YouTube पर 8:30 बजे रात में लाइव आना कोई नहीं भूलिएगा, भूल जाइएगा तो वो गड़बड़ हो जाएगा आपका। 8:30 बजे रात में लाइव आना, इस पर अभी क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन और भी डिटेल बताऊंगा आपको लाइव क्लासेस में। तो जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। Calculate the quantity of electricity that would be required to reduce 12.3 gram of nitrobenzene to aniline if the current efficiency is 50%। आपके सामने मैं बोर्ड पर क्वेश्चन दे दिया हूं, ध्यान से क्वेश्चन सुनिए। क्या है क्वेश्चन, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 12.3 ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन इफ द करंट इफिशियंसी इज 50%। बोलता है कितना क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड हुआ, कितना क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जरूरत पड़ा 12.3 ग्राम नाइट्रोबेंजीन को रिड्यूस कराना था, किस में, एनिलीन में। 12.3 ग्राम नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में रिड्यूस कराने के लिए कितना क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायर्ड हुआ, जबकि करंट इफिशियंसी दिया हुआ था कितना, 50%। ध्यान दो, तो ये रहा नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मूला C6H5NO2।
ये नाइट्रोबेंजीन है, ये रिड्यूस्ड हुआ एनिलीन में C6H5NH2 में। ध्यान दो, सीखो, जो पहला बार सुना है नाम सीखो कि ये C6H5NO2 को नाइट्रोबेंजीन कहते हैं और C6H5NH2 को एनिलीन कहते हैं। C6H5NO2 को क्या कहता है? नाइट्रोबेंजीन, और C6H5NH2 को कहते हैं एनिलीन। तो ये नाइट्रोबेंजीन एनिलीन में रिड्यूस्ड हुआ। यह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक करना पड़ेगा, कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन हुआ है, देखो गौर से। तो पहले एटम बैलेंस करेंगे, तो C6H5 यहाँ भी है, C6H5 यहाँ भी है, यहाँ N है एक, यहाँ भी N है एक, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 2, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है। फिर से समझ लो, बैलेंस करेंगे एटम तब इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो C6H5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ NO2 N है एक, यहाँ भी N है एक, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन एक भी नहीं है। तो पहले ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे फिर हाइड्रोजन। जनरली यही प्रोसेस को हमेशा ध्यान रखना कि पहले ऑक्सीजन बैलेंस होता है फिर हाइड्रोजन। तो यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 2, यहाँ एक भी नहीं है। तो एक ऑक्सीजन ज़्यादा के लिए एक H2O, जिधर नहीं है उधर। एक ऑक्सीजन ज़्यादा के लिए एक H2O ऐड कर देंगे, जिधर नहीं है उधर। तो यहाँ 2 ऑक्सीजन है, इधर एक भी नहीं है। तो एक ऑक्सीजन ज़्यादा के लिए एक H2O, तो 2 ऑक्सीजन के लिए 2H2O। ठीक है, एक ऑक्सीजन ज़्यादा के लिए एक H2O, तो 2 ऑक्सीजन ज़्यादा के लिए 2H2O। अब देखो C6H5 C6H5, एक N 2 ऑक्सीजन, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन हो गया। बदला में बढ़ गया क्या? हाइड्रोजन। कितना हाइड्रोजन? तो ध्यान दो, मैं सिखा रहा हूँ कितना हाइड्रोजन। तो बेटा C6H5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। हाइड्रोजन यहाँ है कितना? 2, यहाँ है 2 दूनी 4, तो 4 2 6, यहाँ 2 दूनी 4 है 2 6, और यहाँ हाइड्रोजन नहीं है। C6H5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, जिससे तो कोई फर्क नहीं। यानी 6 कार्बन यहाँ भी, 6 कार्बन यहाँ भी, 5 हाइड्रोजन यहाँ भी, 5 हाइड्रोजन यहाँ भी। इसके अलावे यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है? कुल 6 हाइड्रोजन, 4 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 6 हाइड्रोजन, यहाँ एक भी नहीं है। तो जिस तरह ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O लगाते हैं, उसी तरह हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ लगाते हैं, H+। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए किसको लगाएंगे? H+। तो इधर 6 हाइड्रोजन है, इधर एक भी नहीं। तो एक हाइड्रोजन के लिए एक H+, तो 6 हाइड्रोजन के लिए 6H+। नहीं समझा? एक हाइड्रोजन के लिए एक H+, तो 6 हाइड्रोजन के लिए 6H+। अब सोचो, एक H+ एक इलेक्ट्रॉन गेन करके H देगा, एक H+ एक इलेक्ट्रॉन गेन करके H दिया होगा। तो अगर एक H+ एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन, 3H+ 3 इलेक्ट्रॉन, तो 6H+ कितना? 6 इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो 6 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो ध्यान दो सीखेगा। अब बोलेंगे फ्रॉम फैराडे फर्स्ट लॉ से सिखा रहा हूं, ध्यान दो। फैराडे फर्स्ट लॉ, W बराबर E/F इंटू CT। तो C के जगह पर लिखेंगे C यूटिलाइज्ड इंटू T। अब जरा ध्यान दो, W बराबर E/F इंटू C यूटिलाइज्ड के जगह पर क्या लिखते थे? तो C अप्लाइड इंटू ईटा% इंटू T/100, हाँ या ना? C अप्लाइड इंटू ईटा% इंटू T/100 लिखते थे ना। और बाबू E बराबर क्या लिखता था? M/N। सीखेगा तो आपको इक्विवेलेंट वेट चाहिए नाइट्रोबेंजीन का, तो लिखेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रोबेंजीन बराबर मोलिकुलर वेट नाइट्रोबेंजीन का। तो मोलिकुलर वेट नाइट्रोबेंजीन का देखो, तो एक कार्बन का 12, तो 6 कार्बन 72, एक हाइड्रोजन 1, तो 5 हाइड्रोजन 5, एक नाइट्रोजन 14, एक ऑक्सीजन 16, तो 2 ऑक्सीजन 28। फिर से देख लो, एक कार्बन 12, तो 6 कार्बन 72, 5 हाइड्रोजन 5, एक नाइट्रोजन 14, 2 ऑक्सीजन 28, बराबर कितना? 123। तो यहाँ 123 देंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन कितना है बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन का गेन किया है, तो 123/6 यानी M/N आ गया। तो अब देखो फटाफट सीखेगा, W बराबर E/F, तो E के जगह पर डाल दिए M/N। तो E के जगह पर M/N मतलब क्या? 123/6 इंटू फैराडे कांस्टेंट 96,500 इंटू, ध्यान दो, हमको चार्ज निकालना था, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और आपको पता है Q बराबर क्या होता है? CT। Q बराबर क्या होता है? CT। तो यहाँ देख लो, बोर्ड पर ध्यान दो, सीखो। C अप्लाइड इंटू T, C अप्लाइड इंटू T बराबर क्या हो जाएगा? Q अप्लाइड। तो यहाँ लिखेंगे ईटा% इंटू Q अप्लाइड। बोलेगा कैसे? तो वो मैं बता देता हूँ, बाय 100। कैसे बता देता हूँ, देखो
Q बराबर CT होता है फैराडे फर्स्ट लॉ से। तो अगर मान लो कोई पूछेगा Q अप्लाइड बराबर कितना, तो Q अप्लाइड बराबर लिखेंगे करंट अप्लाइड इनटू टाइम। चार्ज कितना अप्लाई हुआ, यही तो पूछ रहा था, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या, चार्ज पूछ रहा था, कितना चार्ज अप्लाई किया। तो चार्ज अप्लाइड बराबर क्या, करंट अप्लाइड इनटू टाइम, क्योंकि Q बराबर होता है CT। तो Q बराबर CT मतलब चार्ज अप्लाइड मतलब क्या, तो चार्ज अप्लाइड बराबर करंट अप्लाइड इनटू टाइम। तो करंट अप्लाइड इनटू टाइम यही हुआ Q अप्लाइड। तो हमको यही Q अप्लाइड निकालना था। तो ध्यान दो, Q अप्लाइड बराबर क्या लिखेंगे, तो Q अप्लाइड बराबर लिखेंगे W इंटू 6 इंटू 96500 इंटू 100 बाई 123 इंटू ईटा परसेंट। तो छोटू Q अप्लाइड ये भी तुरंत निकल जाएगा। Q अप्लाइड बराबर W कितना था, 12.3 ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन। कितना ग्राम, 12.3। तो 12.3 इंटू 6 इंटू 96,500 इंटू 100 बाई 123 गुना करंट इफिशियंसी बेटा इसी को किससे दिखा देते, ईटा परसेंट से। करंट इफिशियंसी कितना दिया है, 50%, तो इंटू 50। जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है, IIT का। तो ध्यान दो, 50 दूनी 100, ये दशमलव हटा दो, 1 0 और दे दो, तो 1 0 और दे देगा, तो ये 0 0 कैंसिल, 123 कैंसिल हो गया। तो Q अप्लाइड कितना हो जाएगा छोटू, तो 965 दूनी अभी देखे थे 1930 गुना 6, यानी Q अप्लाइड कितना हो जाएगा, तो Q अप्लाइड बराबर ध्यान दो, ये 0 6 3 18, हाथ में रहा 1, 9 6 1 54 1 55, हाथ में 5 6 5 11, इतना कूलम्ब का। यही होना चाहिए, 0 6 3 18, 9 6 1 54 1 55 5 11 हो गया, यानी 11,580 कूलम्ब का अगर चार्ज देगा तो 12.3 ग्राम नाइट्रोबेंजीन रिड्यूस हो जाएगा, किसमें, एनिलीन में। ठीक है, तो ये जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कुछ क्वेश्चन होमवर्क देंगे घर से बनाने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी आवर डज इट टेक to reduce 3 mole of Fe3 plus 2 Fe2 plus with 2 ampere current। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, how much copper will be deposited on the cathode of an electrolytic cell containing copper by the passage of current of 3 ampere for 30 मिनट। तो ये दो क्वेश्चन आपको घर से बना के लाना है। सारे लोग व्हाट्सएप पर कमेंट कर देंगे, आंसर बन जाएगा। तो आज के क्लास को यहीं पर हम लोग रोक रहे हैं। फ्राइडे फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ के रिलेटेड कुछ सवाल सब देख रहे थे। सेकंड लॉ का सवाल नहीं देखे हैं, अब देखेंगे और एग्जाम्पल। अभी फर्स्ट लॉ का जो अच्छा क्वेश्चन था जेईई मेन का, नीट का, वो सब क्वेश्चन उठाए हैं। आज रात में 8:30 बजे यूट्यूब पर लाइव आएंगे, उसके लिए भी आप लोग निश्चित रूप से ज़्यादा बच्चे जुड़िएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सारे बच्चे को बताएं कि मनु सर क्या पढ़ाते हैं, क्या सिखाते हैं, जिससे चैनल से वो जुड़ पाएँ। मेरा एक ही मकसद है कि सब बच्चे पढ़ें, सब सीखें,
सबको समझने का मौका मिलना चाहिए, सबको सीखने का मौका मिलना चाहिए। और ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो बच्चा 0 लेवल से भी सीखना चाहेगा ना, तो उसको मैं सिखाने का प्रयास करता हूँ। वहाँ बोर्ड कंपटीशन, मैं कंपटीशन में जेई मेन एडवांस नीट सारे को लेते हुए, और बोर्ड में सीबीएसई, बिहार बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, सारे बोर्ड को लेते हुए काम चलता है। वो आप एमपी बोर्ड में हो, हरियाणा बोर्ड में हो, महाराष्ट्र बोर्ड में हो, राजस्थान बोर्ड में हो, जो भी बोर्ड में, बंगाल बोर्ड में हो, सारे को, झारखंड बोर्ड में हो, सारे को लेते हुए काम चलता है। तो प्लीज़ आप लोग जुड़िएगा, आपको ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू। ओके, थैंक यू।